Welcome back. In this video, we will discuss about goals of 5-year plan. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना कि इंडियन इकोनॉमी की बैकवर्डनेस को ख़त्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए और अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए हमें एक इकोनॉमिक प्लानिंग की रिक्वायरमेंट थी और हमने उस इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर एक 5-year प्लान जैसे सेटअप को तय किया कि हर 5 साल बाद एक नए प्लान को तैयार किया जाएगा। लेकिन मैंने साथ ही साथ आपको ये भी बताया था कि प्लानिंग बिना कभी गोल डिसाइड किए नहीं हो सकती। सबसे पहले आपको प्लानिंग करने से पहले गोल को डिसाइड करना पड़ेगा, आप क्या चाहते हैं, और उसके बाद आप उसके बेस पर प्लानिंग को करना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए इकोनॉमी के अंदर बेसिक गोल्स या बेसिक प्लान को चुना गया, जिसके अंदर 4 कंपोनेंट्स आते हैं: ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। तो ये जो कंटेंट है ये एक्चुअली में बेसिक गोल्स हैं, जिनके बेस पर हम हर ईयर जब 5-year प्लान बनाते हैं तो उसमें एक रेशियो डिसाइड करते हैं हर एक टर्म का, और उसके अकॉर्डिंग हमें काम करते हैं। अब देखिए, ये भी डिसाइडिंग बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हर एक जो हमने गोल यहाँ अभी देखा है वो सभी सिमिलर ही हों, यानी ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी सबको सिमिलर वेटेज मिले। एक्चुअली में कंडीशन जो होती है उस समय इकोनॉमी की, ये सब देखते हुए और जो फ्यूचर जो हम चाहते हैं उन सभी चीज़ों को देखते हुए हम एक रेशियो डिसाइड करते हैं। कभी ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कभी सेल्फ रिलायंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग हमें अपने प्लान को तैयार करते हैं। तो बेसिक जो भी प्लान बनाए जाएंगे वो इन्हीं बेसिक गोल के बेस पर बनाए जाते हैं। जो पहला 5-year प्लान बनाया गया वो 5-year प्लान बनाया गया था 1 अप्रैल 1951 में। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लानिंग बनाने के लिए कमीशन को फॉर्म किया गया, इसका नाम था प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन को कब बनाया गया था? 1950 बनाया गया। और उसके बाद मैंने बताया था कि उसका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया, यहाँ पर नीति आयोग उसका नाम रखा गया है। तो पहला जो 5-year प्लान था वो था 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956। और प्लान के अंदर ये बात हमेशा इंश्योर की जाती है कि वीकर सेक्शन नहीं छूटना चाहिए। जो हमारे प्लान जो बनाए जाएंगे, जो भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए बनाए जाएंगे, उसमें वीकर सेक्शन को महत्व दिया जाएगा। उसके उसके उद्धार के लिए, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए भी काम यहाँ पर किया जाएगा। यही देखिए, यही फ़ायदा होता है जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। गवर्नमेंट जब इंटरफेयर करेगी तो वो इक्विटी, इक्वालिटी की ओर चलेगी उस जगह पे, कि सबको एक सिमिलर सा एक प्लेटफॉर्म मिले, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। तो केवल अमीर अमीर यहाँ पे डेवलप ना हो, उसके साथ जो वीकर सेक्शन है, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, उनको भी वहाँ बेनिफिट मिले। तो हम यहाँ पे एक सिमिलर पैटर्न में सबको बढ़ाने की बात करते हैं। जो 4 बेसिक ऑफ 5-year प्लान जो गोल बनाए गए, हमारे जो बेसिक गोल बने, उनमें कौन कौन से थे यहाँ पे? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। ग्रोथ में क्या फोकस किया गया है, क्या रखा गया है ग्रोथ के अंदर, गोल के अंदर? एक्चुअली में यहाँ प्रोडक्शन की बात की जा रही है कि कंट्री के प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। जितना कंट्री ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएगी, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे इंडस्ट्रियल बेस में हो, चाहे सर्विसेज हो, जितना वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएगी उतनी ही ज़्यादा इनकम, नेशनल इनकम बनेगी, उतना ज़्यादा नेशन को फ़ायदा मिलेगा। वहीं दूसरी ओर दूसरे गोल के अंदर फोकस किया गया मॉडर्नाइजेशन के अंदर कि नए किस्म की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए, नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाए इकोनॉमी के अंदर, जो सोशल आउटलुक है उसको चेंज किया जाए। सेल्फ रिलायंस जो आज की डिमांड है, आज की मांग भी है आज की इकोनॉमी की, कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। जो भी चीज़ जो हमें चाहिए प्रोडक्शन के लिए वो हमारे देश में मौजूद हो, चाहे रॉ मटेरियल हो चाहे फिनिश गुड हो, हम खुद बना पाएँ, हम खुद अपने मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट्स बेच पाएँ। तो ये सेल्फ रिलायंस वाली कंडीशन देखिए स्टार्टिंग से बेसिक गोल्स के अंदर रखा गया इस चीज़ को। इक्विटी के अंदर क्या है कि जो इनइक्वालिटी है, जो बेसिकली होता है रिच एंड पुअर सेक्शन के बीच में, जो आप देखते हैं बकायदा, उसमें उसमें जो गैप है वो धीरे धीरे गैप कम हो जाए। इकोनॉमिकल जो भी बेनिफिट्स होते हैं, जो भी इकोनॉमी के बेस पर जो ग्रोथ हुआ है, वो ग्रोथ केवल रिच क्लास का ना हो, वो ग्रोथ साथ ही साथ वीकर सेक्शन का भी हो। तो यही इक्विटी का यहाँ मीनिंग होता है। तो वन बाय वन लेट्स स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ते हैं कि
ग्रोथ क्या है, मॉडरेशन क्या है, और सेल्फ रिलायंस इक्विटी इस जगह पे क्या कहलाती है या क्या समझाती है हमें। तो जो पहला बेसिक जो गोल है वो क्या है हमारा, ग्रोथ। तो ग्रोथ हमारा पहला बेसिक गोल है और सही भी है भाई। जो कंडीशन थी ब्रिटिश रूल के दौरान, जो स्टैग्नेशन थी, जो बैकवर्डनेस थी, अगर उससे हमें रिवाइव करना है, इम्प्रूव करना है, तो हमें पहला फोकस तो ग्रोथ पे देना होगा, जिससे नेशन की इनकम डेवलप हो, इनकम बढ़े और हम उसे यूज़ कर पाएँ अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए। तो पहला इकोनॉमिक जो बेसिक गोल बनाया गया वो था ग्रोथ। और ग्रोथ का क्या मतलब होता है? Growth refers to increase in country's capacity to produce the output of goods and service within a country। एक कंट्री के अंदर अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस हुई है उसकी कैपेसिटी को, उसके प्रोडक्शन के लेवल को इंक्रीज करना। तो सिंपल सी बात है, ग्रोथ का मतलब है प्रोडक्टिविटी को, यानी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है एक नेशन की उसे बढ़ाया जाए। और सिंपल से हम देखें इस जगह पर, तो नॉर्मली अगर हम इकोनॉमी के अंदर चीज़ को देखते हैं तो जब भी हमें ग्रोथ को कैलकुलेट करना होता है तो हम सीधा जाते हैं जीडीपी पर। हम चेक करते हैं कि भाई जीडीपी की हालत क्या है, जीडीपी कितने लेवल से बढ़ा, कितना घटा, इतने सालों में क्या हुआ। तो ग्रोथ को अगर हमें देखना है और समझना है तो हम सिंपल सा जीडीपी को जाते हैं। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ग्रॉस मतलब क्या? टोटल, एवरेजली टोटल जो है। डोमेस्टिक मतलब जो कंट्री की टेरिटरी के अंदर हुआ हो, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हुआ हो। एंड प्रोडक्ट इज अबाउट द फाइनल गुड्स एंड सर्विस, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस। तो हम क्या देख रहे हैं एक्चुअली में, हम जीडीपी के अंदर काउंट कर रहे हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विस जो हमारे देश के अंदर अंदर बना है। तो उसी के बेस पर हम यहाँ चेक करते हैं। और ये जीडीपी हमें क्या बताता है? यही जीडीपी तो बताता है कि इनकम का लेवल क्या है नेशन के अंदर, इनकम कितना है, कितना इनकम बढ़ा, कितना घटा। यही बात हमें जीडीपी हमें दिखाता है, समझाता है। ये बात सही है कि जीडीपी फुल फ्लेज अपने आप में ग्रोथ का सिमुलेशन नहीं है। हम इसे पढ़ेंगे या आगे चल के कि प्रॉपरली जीडीपी को नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार क्या होता है हम जीडीपी तो बढ़ा लेते हैं लेकिन हम इंडिविजुअली देखें तो ग्रोथ नहीं दिखता हमें यहाँ पे। क्यों? क्योंकि बेसिकली जीडीपी जो है, जो इनकम है, उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। तो ये सब कमियां हैं, लेकिन फिर भी अगर हम देखें, एक नॉर्मली इस बात को समझें, तो हम सबसे पहले ग्रोथ को जानने के लिए जीडीपी का सहारा ही लेते हैं। और दोनों फाइनल गुड्स के अंदर दोनों आएंगे यहाँ पे, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो। तो बेसिकली क्या है ग्रोथ, क्या इंप्लाइज कर रहा है? ग्रोथ इंप्लाइज कर रहा है आइदर ए लार्ज स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल और ए लार्ज साइज ऑफ सपोर्टिव सर्विस लाइक ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, और इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल सर्विस। चाहे आप कैपिटल की बात करो, चाहे आप सर्विस की बात करो इस जगह पर, या चाहे सिंपल सी बात, चाहे गुड्स की बात, सर्विस की बात करो, सबको यहाँ इंक्लूड किया जाएगा फाइनली जो भी है। जो मेन, देखिए साफ यहाँ लिखा हुआ है, अ गुड indicator of economic growth in an economic language, in a language of economics, is steady increase in GDP। तो अगर आपको नॉर्मली जानना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, आपको ये बात पहचानना है इस जगह पे, तो आपको क्या देखना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा जीडीपी की हालत क्या है, जीडीपी कैसा है। जीडीपी क्या है? जीडीपी रेफर्स टू मार्केट वैल्यू, GDP refers to market value of all final goods and service produced in a country during a period of given period of time, given period of 1 year। तो एक साल के अंदर अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस कंट्री के अंदर अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस है, उनकी जो मार्केट वैल्यू का सम है वही जीडीपी है। और जीडीपी ही हमें समझाता है कि कितना लेवल ग्रोथ बढ़ा है या कितना कम हुआ है। द जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर। डेफिनेटली बिल्कुल है, चाहे आप बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, चाहे आप सर्विस सेक्टर की बात करें,
ठीक है। चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो सबसे आया जो फाइनल गुड है वही तो है हमारा जीडीपी। तो जीडीपी के अंदर सब कुछ इंक्लूड होता है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे वो सेकेंडरी, चाहे टर्शरी सेक्टर हो, सबका जो उसमें कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर आपको दिखता है। मैंने साफ कहा हम यहाँ पे फाइनल चीज को काउंट कर रहे हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विस को इस जगह पे काउंट कर रहे हैं, तो दोनों चीज को यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं इस जगह पे। कुछ कंट्री के अंदर जो है जो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, किसी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज़्यादा होता है, यानी हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर रहे हैं, किसी कंट्री में सर्विस सेक्टर ज़्यादा होता है। अगर हम यहाँ पे अपने हिंदुस्तान की बात करें तो एक आपको एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट बताता हूँ इस जगह पे। अगर हम देखें कि कितने लोग काम करते हैं इकोनॉमी के अंदर, कितना रेशियो है, तो हम देखेंगे कि सबसे कम अगर स्टेज में देखें तो सर्विस सेक्टर में लोग काम करते हैं, उसके बाद लोग काम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, और सबसे ज़्यादा लोग जो इन्वॉल्व हैं वो कहाँ है, एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है। लेकिन अगर हम जीडीपी का कंट्रीब्यूशन देखें कि कितना कितना अमाउंट कहाँ कहाँ से इनकम से बन जाता है, तो सबसे टॉप पर है सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी के अंदर हमारे देश में, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और सबसे कम एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये फैक्ट याद रखिएगा कि एक्चुअल में यहाँ इस जगह पे जो फैक्ट है बिल्कुल डिफरेंट है। जीडीपी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा कहाँ है, सर्विस सेक्टर से आता है, और सबसे कम लोग वहाँ इन्वॉल्व में दिखते हैं जगह से। तो सर्विस सेक्टर हिंदुस्तान में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, उसकी ग्रोथ हमें दिखेगी आगे, यहाँ आप देख लीजिए ऑलरेडी डेटा वगैरह लिखा हुआ है इस जगह पर नीचे डाउन साइड में। तो यही एक मेन कारण है इस जगह पे। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम छोड़ दें, हम केवल फोकस करें सर्विस सेक्टर पे और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हम छोड़ ही दें इस जगह पे, नहीं। एक कंपोजिशन काम करता है कंट्रीब्यूशन का। अगर हमें ग्रोथ लेना है तो हमारे पास देखिए प्राइमरी सेक्टर का भी ग्रोथ होना चाहिए, सेकेंडरी सेक्टर का भी ग्रोथ होना चाहिए, और टर्शरी सेक्टर का ग्रोथ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो होगा क्या, हमारी जो सेल्फ डिपेंडेंस है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, हम दूसरों पे डिपेंड होना स्टार्ट कर देंगे। जैसे मैं बताता हूँ जो एक रिसेशन आया था 13 के राउंड में, जो अमेरिका की वजह से आया था हिंदुस्तान पे, इम्पैक्ट थोड़ा देखा गया, हालांकि इतना नहीं देखा, थोड़ा कम ही देखा इस चीज़ में। उसका क्या था लॉजिक, वहाँ पे हमारा जो सर्विस सेक्टर है, जो कॉल सेंटर्स हैं, जो बहुत हम सर्विस देते हैं, वो एक्चुअली में उन्हीं कंपनीज की वजह से चलता है इस जगह पे, और वहाँ रिसेशन आया तो यहाँ भी आ गया, तो डेफिनेटली हमारा काम भी इस जगह पे रुक गया। वहीं अगर हम यही लॉजिक होते हैं इकोनॉमी के अंदर, हमें ना सेल्फ डिपेंडेंस होना चाहिए उस जगह पे। अगर एक जगह कोई इम्पैक्ट आएगा, मान लीजिए अभी एक हम कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं लेकिन उसका रॉ मटेरियल और चाइना से आता हो, तो अगर उसका रॉ मटेरियल चाइना से आएगा और वहाँ उसकी प्रोडक्शन नहीं हुआ है, हमने रोक दिया, तो डेफिनेटली यहाँ भी प्रोसेस रुक जाएगा इस जगह पे। तो इसलिए कहा जाता है कि हमें कंपोजिशन में काम करना पड़ता है। एग्रीकल्चर सेक्टर चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर, एक कॉम्पोजिशन उसका बना के चलना पड़ता है हमें, ताकि हमें उसका नुकसान फ्यूचर में ना देखना पड़े। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस जगह पे ग्रोथ। ग्रोथ से क्या शो होता है, इनकम शो होती है, एक डिपेंडेंस बाद में शो होती है कि हम भाई आगे ग्रोथ करने के लायक में आए हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो बेसिक पॉइंट है हर एक प्लान के अंदर मेन रहेगा, ये वो क्या है, ग्रोथ। नेक्स्ट बेसिक गोल क्या है, मॉडर्नाइजेशन। अब जो स्टार्टिंग में जो प्लानर्स थे उन्होंने ये चीज़ समझ ली थी कि बिना मॉडर्नाइजेशन हम ग्रोथ जैसे कॉन्सेप्ट या अदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम चाहते हैं फ्यूचर में, जो गोल डिसाइड करना चाहते हैं, उसे हम अचीव नहीं कर सकते। भाई डेफिनेटली अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आप बिना लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाए कैसे ले सकते हैं, एक उसका सेटअप भी तो होना चाहिए, उसका मतलब लिविंग स्टैंडर्ड भी तो बढ़ना चाहिए उस जगह पे, एक लेवल इंक्रीज होना चाहिए। और आज का जो एज है वो कौन सा एज है, आज मॉडर्न एज है। मॉडर्न एज किस चीज़ का एज है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इनोवेशंस हैं, और यही साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन जो हैं जो हमें बेनिफिट देते हैं। आज हम एग्रीकल्चर के अंदर देखें तो कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, हम कैसे भूल सकते हैं जो नई नई टेक्नोलॉजी थी, जो नए नए रिसर्च हुए, उनकी वजह से हम कितने आगे बढ़े हैं आज के टाइम पे। तो क्यों हुआ है, ये सभी इसी वजह से हुआ है कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है, हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रोथ है उसका प्रोसेस जो है पहले के मुकाबले फास्ट हो गया इस जगह पे। और
ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, इसके बेस्ट एग्जांपल है इस जगह पे कि उनकी वजह से कितना ग्रोथ हमें देखने को मिला है जगह। अब इस जो कॉन्सेप्ट है, जो मॉडर्नाइजेशन कॉन्सेप्ट है, इसमें दो बातों को यहाँ पे शामिल किया जाता है। एक तो है अडॉप्शन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी और दूसरा चेंज इन सोशल आउटलुक। सिंपल सी बात है, पहले वाले में क्या बात की जाएगी, इसमें नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने की बात की जाएगी, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, उसके प्रोडक्शन में नई नई टेक्नोलॉजी आए, मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स आए जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़े। तो सिंपल से यहाँ मुद्दा है कि नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करो और प्रोडक्शन जो आप चाहते हो उसमें ग्रोथ आपको दिखे, उसमें लेवल आपका बढ़ता हो दिखे। दूसरा जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है इसके अंदर जो आता है वो चेंज इन सोशल आउटलुक, जो एक कन्वेंशनल थॉट है, जो कन्वेंशनलाइजेशन जो है, जिसको एक रूढ़िवादी प्रथा के तहत थोप दिया गया, केवल मैन ही इंक्रीज करेंगे, मैन मतलब वही बढ़ेंगे, वही आगे बढ़ना चाहेंगे, एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी उसे हम अलग ही रखते हैं। स्पेशली मैं वेमेंस की बात कर रहा हूँ कि वेमेंस को यहाँ पर हमेशा पीछे रखा जाता था। तो एक नया सामने कॉन्सेप्ट आया वेमेन एम्पावरमेंट का, जेंडर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आया इस जगह पे कि उनको भी राइट है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आज कई रिसर्च हुए हैं जिसने ये साबित किया है कि वेमेन कहीं ज़्यादा बढ़ के बेटर परफॉर्मेंस में आई हैं इन कंपैरिजन टू द मैन। आप मैनेजमेंट में देख लीजिए, मैनेजमेंट में कितना शानदार काम करने लगी है आज, मतलब बहुत बढ़िया मैनेजमेंट देखने को मिला है। अगर एक वेमेन, जो औरत है वो अगर मैनेजमेंट संभाले तो आदमी से कहीं ज़्यादा बेटर मैनेजमेंट संभाल सकती है। आप खुद ही अपने घरों के अंदर इस चीज़ को देख सकते हैं। आप साफ देखें अपने घरों के अंदर कि कैसे आपकी मदर, आपका माइंडसेट अलग है, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर का माइंडसेट, सिबलिंग जो है उसका माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है आपसे। ठीक है, कई बार आप में झगड़े हो जाते हैं, बिल्कुल डिवाइड अलग अलग होके काम करते हैं। ठीक है, वैसे ही आपके फादर का माइंडसेट अलग हो सकता है, फैमिली में और लोग हैं, सबका माइंडसेट अलग होता है, लेकिन एक मदर ही है जो सबको कंबाइन करके रखती हैं उस जगह पे। ये साफ दिखता है कि उनकी क्या काबिलियत है उनके पास मैनेजमेंट की, वो कितने आसानी से सबको मतलब हैंडल कर लेती हैं किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को, किसी कंडीशन को। तो अब सोसाइटी को एक नए लेवल की रिक्वायरमेंट है, और अगर हमें मॉडर्नाइजेशन चाहिए, हम चाहते हैं कि अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाएं, तो हमें डेफिनेटली जेंडर एम्पावरमेंट पे काम करना पड़ेगा, हमें इक्वल राइट देना पड़ेगा। हम केवल ये नहीं कि मस्कुलिन समाज बनता जाए और आप वेमेन को इग्नोर कर दें, तो दोनों चीज़ वहाँ पे, तो ये भी कॉन्सेप्ट इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, और आप देखें तो इसके बाद में बहुत जब ये कॉन्सेप्ट आया और 1991 के बाद में आप देखेंगे भी कि अचानक से वर्किंग प्रोफेशन में विमेन बहुत ज़्यादा आने लगी और उससे ग्रोथ भी काफ़ी देखने को हम लोगों को मिला है इस जगह पे। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे, एक तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेके आना, नया साइंस इनोवेशन के अंदर काम करना जिससे प्रोडक्शन बढ़े। ठीक है, वहीं दूसरी ओर कि हमारा सोशल आउटलुक है, जो हमारा कन्वेंशनल सिस्टम था, कोई रीज़न नहीं हो सिस्टम का, बट वो जो एक मान लिया जाता था कि कन्वेंशनल सिस्टम जो है, जो जिसके अंदर आदमी को एक बुद्धिमान माना जाता था, तो वो उसको ब्रेक करने की कोशिश की है इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे सोशल आउटलुक को चेंज किया गया है। ठीक है, आप किसी रूढ़िवादी प्रथा या जो ऐसी प्रथा जिसकी वजह से नुकसान, उसे तोड़ देना सही है, उसको आगे तोड़ के आप आगे बढ़िए, उससे डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आता है, और जो देखने को मिला भी है इस जगह पे। जो नेक्स्ट हमारा बेसिक गोल है वो है सेल्फ रिलायंस, या फिर हम बोल सकते हैं कुछ सेल्फ सफिशेंसी। ये आज की बहुत बड़ी डिमांड है, इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट भी है। आप इसको पढ़ने का समझ पाएंगे कैसे एक्चुअली में ये जो बात, एक कहावत कही जाती है ना हमेशा कि एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ये कैसे सही है, ये पॉइंट कैसे आता है। द थर्ड मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक द इकोनॉमी सेल्फ रिलायंस। जो तीसरा मेजर ऑब्जेक्टिव बनाया गया वो क्या था कि अपनी इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को हम सेल्फ रिलायंस बना लें। जो एक चल रहा है ना कि आत्मनिर्भर बने वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है इस जगह पे, तो वही वाला कॉन्सेप्ट जगह पे कि भाई अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बना लें, कि हमें किसी और की जरूरत ही ना पड़े। सेल्फ रिलायंस under Indian condition means overcoming the need of external existence. In other words, it means to have developed through the domestic resources. तो जो भी हमारे पास डोमेस्टिक रिसोर्सेज हैं उन्हीं की हेल्प से हम डेवलपमेंट करें, और जो एक्सटर्नल
जो रिक्वायरमेंट है हमारी, जो एक तरीके से ज़रूरत बन गई है हमारी, उसको धीरे धीरे ख़त्म किया जाए, उस कंडीशन को पैदा नहीं होने दिया जाए कि हम किसी और पर डिपेंड रहें। देखिए आज हर कोई चाहता है, हर एक नेशन यही चाहता है कि वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, कि उसे किसी और की ज़रूरत ना पड़े। अब साफ देखिए चाइना भी इसी और बढ़ रहा है आगे से, और चाइना बाकायदा अपने किसी, अभी अगर करंट न्यूज़ पढ़ते हैं या फिर आप इंटरनेशनल न्यूज़ सुनते हैं तो आपको साफ दिख रहा होगा, समझ आ रहा होगा कि कैसे हर कोई अपने आप को सेल्फ रिलायंस बनाने के चक्कर में लगा पड़ा है। चाइना जो है वो बाकायदा यही बोल रहा है कि हम इतना प्रोड्यूस करेंगे जितना हमारे ऑलरेडी नेशन के अंदर वो चीज़ डिमांड फुलफिल हो जाए, उनको उनकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाए, हमें किसी और की ज़रूरत ना पड़े। अमेरिका वही बात वहाँ सेम कर रहा है कि भाई हम चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं लेंगे, अपने आप में सेल्फ रिलायंस हो जाए। इंडिया भी अब यही बात करने लगा है कि भाई हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, हमें किसी और की ज़रूरत ना पड़े। देखिए कई बार क्या होता है कि अगर हम डोमेस्टिक रिसोर्स से अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाते तो हमें हर बार के लिए दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता है, और दूसरा फिर हमारे डिसीजन को ना डाइवर्ट करता है कि वो अपने मोल्ड अकॉर्डिंग मोल्ड करता है। सिंपल सी बात है कि अभी जैसे चल रहा था कि हाइड्रोक्लोरोक्विन की बात चल रही थी, दवाई है, एक मेडिसिन है जो एक्चुअली मलेरिया के टाइम काम आती है, और इस समय काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी कोविड-19 की मेडिसिन के रूप में। तो उसका जो बेसिक एलिमेंट है जिससे वो बनता है, मेडिसिन बनता है, वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो डेफिनेटली बात क्या कहता है कि हमें वो भी अगर दवाई चाहिए आज के दौरान तो हमें चाइना पे डिपेंड होना पड़ता है। तो इसलिए हमें बहुत चीज़ों में सेल्फ रिलायंट या सेल्फ सफिशिएंट होने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? टू प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन 5-year plan stressed on the use of own resources in order to reduce our dependence on the foreign good। इसलिए एक पॉलिसी भी चलाई गई थी इस जगह पे जिसमें कहते हैं इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, जिसके अंदर क्या करते हैं कि जो चीज़ हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में मिलती है हम उसे यूज़ करेंगे फॉरेन गुड्स की जगह पे। तो यही बात यहाँ की जा रही है कि जो भी प्लान में शामिल किया गया हर बार इस चीज़ को 5-year प्लान के अंदर स्ट्रेस दिया गया है कि हम अपने ही रिसोर्स का इस्तेमाल करें फॉरेन गुड्स के मुकाबले, कि हम फॉरेन गुड्स से कम इस्तेमाल करें, अपने गुड्स को ज़्यादा। देखिए अगर अपने गुड्स को इस्तेमाल करेंगे तो आपको दोहरा फ़ायदा होगा, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर में कि रॉ मटेरियल का भी फ़ायदा आपको होगा, फिनिश गुड का फ़ायदा आपको होगा, तो पैसा आपकी इकोनॉमी में ही यूटिलाइज होने वाला है। लेकिन जब जैसे ही हम किसी और पे डिपेंडेंट हो जाते हैं तो वो क्या करता है, वो एक प्रेशर देना स्टार्ट करता है। जैसे मैं बताऊँ आपको कि 1965 में जो पाकिस्तान से हमारा वॉर चल रहा था, उस वॉर में यूएसए ने हमें थ्रेटन किया कि भाई हम अपना जो फूड आपको भेजते हैं, जब खाने का सामान आपको भेजते हैं, हम भेजना बंद कर देंगे अगर आपने पाकिस्तान से वॉर ख़त्म नहीं किया। देखिए अब साफ बता रहा है कि हमें किस किस प्रेशर में काम करना पड़ता है। ऐसा ही होता है। अभी हम एक और न्यूज़ में था कि जब हम ऑलरेडी ईरान से सबसे सस्ता पेट्रोल लेते हैं हम ईरान से, तो हम ईरान से ले रहे थे तो अमेरिका ने सेंक्शन लगा दिया ईरान के ऊपर कि उससे नहीं ले सकते हम लोग। हमने काफ़ी टाइम तक लिया भी पेट्रोल वहाँ से, लेकिन कुछ टाइम बाद में सेंक्शन को उसने और ज़्यादा सॉल्ट बना दिया और हमें प्रेशर में रखा कि भाई हम नहीं ले पाए वहाँ से। तो ये भी देखिए हम अपनी बेनिफिट की बातें अपने आप भी नहीं कर सकते, उसमें किसी और का इंटरफेरेंस होता है। तो सिंपल सी बात है, हमारा जो पॉलिटिकल डिसीजन भी है वो भी कोई और लेता है। जो इस पूरे जो कॉन्सेप्ट का जो मेन बेसिक आइडिया है सेल्फ सफिशिएंट होने का, सेल्फ रिलायंट होने का, जो बेसिक आइडिया यही है कि हम किसी और वर्ल्ड के किसी और कंट्री के प्रेशर में काम नहीं करें, हम अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, अपनी इकोनॉमी को अपने अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी और पर डिपेंड हो जाएंगे तो हम किसी और के प्रेशर में काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। द बेसिक आइडिया वाज नॉट टू एक्सपोज इंडियन इकोनॉमी टू पॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम द वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वेस्ट ऑफ वर्ल्ड के पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आना है। लेकिन क्या अगर जब तक हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं होंगे तो क्या ये चीज़ अचीव कर पाएंगे? कभी नहीं अचीव कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The policy of self-reliance was considered a necessity because of 2 reasons। यहाँ 2 रीज़न है। पहला क्या है? To reduce the foreign dependence, कि जो foreign dependence है वो reduce जाए। जैसे ही foreign dependence reduce हो जाएगा तो हम
अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव कर पाएंगे, अपने अकॉर्डिंग इम्प्रूव कर पाएंगे, फॉरेन कंट्रोल खत्म हो जाएगा हमारे ऊपर से, ठीक है। दूसरा क्या, टू अवॉइड द फॉरेन इंटरफेरेंस। जो फॉरेन इंटरफेरेंस होता है, जो वो पॉलिटिकल प्रेशर देते हैं, अलग अलग चीज़ों पर प्रेशर की बात की जाती है इस जगह पे, तो फॉरेन इंटरफेरेंस भी खत्म हो जाए। अगर हमारी ग्रोथ, हमारे पास इतनी इनकम क्रिएट हो जाए, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया हो जाए इस जगह पे, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। देखिए ये बात भी बिल्कुल सही है कि आज के वर्ल्ड में, ग्लोबल जो वर्ल्ड है, आज वर्ल्ड में हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है, लेकिन एक दूसरे की इतनी ही ज़रूरत रहे जिससे एक दूसरे पे कोई प्रेशर ना बन पाए। लेकिन जैसे ही आप की डिपेंडेंस ज़्यादा हो जाएगी किसी और नेशन पे, वो नेशन अपने जो डिसीजन है वो आप पे थोपना स्टार्ट कर देगा। वो अपने अकॉर्डिंग आपको काम करवाएगा। वो कहेगा भाई इससे दोस्ती करो तो आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, उससे कहेगा भाई इससे आप सामान नहीं ले सकते, आप नहीं ले सकते, चाहे कितना बेनिफिट हो आपको चाहे नहीं हो। तो ये सभी जो चीज़ें इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक नेशन इस पर फोकस करता है। वो चाहता है कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, और चाइना अधिकतर उसने इस पर काम किया, सेल्फ सफिशिएंट भी हुआ है धीरे धीरे। अब हमें ये ध्यान देना है कि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो। सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए बहुत चीज़ें काम आती हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी, उसका वो कैसे काम करती है, वो किस तरीके से, डेफिनेटली यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करना पड़ेगा, उन लोगों को एनकरेज करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, ताकि प्राइवेट सेटअप यहाँ स्टार्ट हो, वो नई नई कंपनी यहाँ पे लगे इस जगह पे, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, प्रोडक्शन भी फास्ट हो जगह पे। तो वो भी चीज़ यहाँ पे आएगी। गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा अगर सेल्फ रिलायंस गवर्नमेंट चाहती है। लेकिन हर वक्त देखो, जैसे हर वक्त जैसे सेंक्शंस लगा के किसी और नेशन के ऊपर या दबाव में आके वो बंद नहीं कर सकती, इसलिए कि जो नया अभी चल रहा है सिस्टम कि बायकॉट दी चाइना गुड्स, तो वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती उस चीज़ को। गवर्नमेंट की भी कई मजबूरियाँ होती हैं बहुत जगह पे, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं वो एक कंज्यूमर कर सकता है। लेकिन मैंने पहले पढ़ाया है इकोनॉमी के अंदर, कंज्यूमर हमेशा सस्ता प्रोडक्ट चाहता है, अच्छी क्वालिटी चाहता है, और वो रैशनल है, वो तो नहीं सुनता इस चीज़ में, ठीक है। लेकिन अगर कंज्यूमर नेशन के बारे में सोचेगा तब वो ऐसा सोच सकता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब या तो बेटर वे से इंडियन इकोनॉमी में काम होना स्टार्ट हो जाए, गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस करे, या फिर जो लोग हैं वो आगे आकर इसको समर्थन दे इस चीज़ पे। तो इसलिए ये थोड़ा अवॉइड हो सकता है, इसलिए हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हम ज़्यादा डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेटअप कर पाएँ, उसको बढ़ा पाएँ, ताकि हम अपने ग्रोथ को और ज़्यादा अचीव कर सकें। जो नेक्स्ट बेसिक गोल है वो है इक्विटी। दिस इज द लास्ट बेसिक गोल। इक्विटी में क्या है कि एक्चुअली में यहाँ बात की जा रही है इस चीज़ पे, अकॉर्डिंग टू इक्विटी एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज एंड हर बेसिक नीड। यानी जो भी है, चाहे कोई पर्सन कैसा भी हो, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, हर किसी को उसके बेसिक नीड, जो फूड, क्लॉथ, शेल्टर की बात की जाए, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी की बात की जाए, सबको आसानी से मिल सके। उसके साथ साथ जो इनइक्वालिटी है इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन के बीच, उसे भी कम किया जा सके। तो यही इक्विटी का मेन मतलब है इस जगह पे कि भाई जो इनकम के बीच में जो बहुत बड़ा गैप है, जिससे एक रिच एंड पुअर क्लास सेक्शन आपका डिवाइड होता है, उसके बीच का जो गैप है वो काफ़ी कम किया जाए, और सभी लोग इट्स नॉट किसी भी क्लास से हो, चाहे वे चाहे पुअर क्लास से हो, सबके बेसिक नीड यहाँ पे कंप्लीट हो सकें। यही बेसिक एम होता है इक्विटी का। इक्विटी का साफ मकसद यही है कि एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड डेवलप किया जाए, जिससे सबको सोशल जस्टिस प्रोवाइड हो। तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज पढ़े बेसिक गोल्स। इसके अंदर 4 बेसिक गोल हमने पढ़ा। पहला हमने पढ़ा ग्रोथ, सेकंड हमने पढ़ा मॉडर्नाइजेशन, थर्ड हमने यहाँ पे पढ़ा है सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। यानी कोई भी आगे जो प्लानिंग बनाई जाएगी उसमें इन सभी बेसिक गोल्स का ध्यान रखा जाएगा और एक कंपोजिशन तैयार करके एक प्लानिंग को बनाया जाएगा। Today I am giving a task. Identify him. If you know anything about him, just write in the comment section, जिससे मुझे इस बात की एश्योरिटी हो जाए कि आप में से कितने बच्चे इस वीडियो को देखते हैं। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इनके बारे में जो भी आप जाने, इनकी अचीवमेंट्स, ये कौन है, ये सभी आप लिखिएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।